हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो इज गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो फॉर द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? वी सॉ ग्लाइकोलाइसिस where glucose was broken into two molecules of pyruvic acid and the anaerobic fate of glycolysis. आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? The aerobic fate of pyruvic acid, right? तो अब तक हमने क्या देख लिया कि one molecule of glucose is broken or it is partially broken to give two molecules of pyruvic acid. एक एक प्रोसेस को डिटेल्स में जानने से पहले लेट अस ट्राई टू नो द ओवरव्यू ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में है। दिस एंटर्स व्हाट? द माइटोकॉन्ड्रिया। So let us assume this is the mitochondria. Okay? ये outer membrane है, ये inner membrane है। होता क्या है? पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में it comes and enters the matrix of mitochondria. यहां इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है बाय अ साइकिल विच इज कॉल्ड TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या क्रेब्स साइकिल। ओके, यहां पे ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड एंड हाइड्रोजन 2। और जैसे मैट्रिक्स में ये रिएक्शन हो रहा होता है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहां पे द ETS इज लोकेटेड। ETS का मतलब क्या? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमने फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ETC देखा था। देयर व्हाट वाज द ETC? अ सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, जिससे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे प्रोटीन पे पास होता है और जैसे जैसे वो पास होता है इट कीप्स ऑन लूजिंग द एनर्जी। दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर अ प्रोटॉन ट्रांसफर आल्सो एंड ATP सिंथेसिस आल्सो, राइट? सिमिलर चीज यहाँ पे भी होता है क्योंकि केमिकल ब्रेकडाउन तो हो जा रहा है, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसे तो ATP में बंद करना है, राइट? सो हाउ इज ATP ऑलवेज सिंथेसाइज्ड? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो या फोटोफॉस्फोराइलेशन, रूल इज कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू द डिफरेंट केमिकल्स जो ETS को बनाता है या ETC को बनाता है। यहां पे 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर देयर। यहां पे ये साइकिल होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन पास होता है, इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी होता है और यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इधर जब ज्यादा हो जाता है इधर कम, वन प्रोटॉन फिर यहाँ बाहर से अंदर की ओर भेजा जाता है और वहीं पे ATP सिंथेस एंजाइम रहता है, ATP सिंथेसिस अकर्स। ओके, सो दिस इज द वेरी ओवरव्यू ऑफ व्हाट हैपेंस टू पायरुविक एसिड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पायरुविक एसिड का केमिकल ब्रेकडाउन विच इज अकरिंग इन मैट्रिक्स। ये समझ लेने के बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, देन वी विल लुक इनटू देयर जर्नी थ्रू द ETS विच इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? और कैसे ATP सिंथेसाइज होता है। तो शुरू करें। आई होप द ओवरव्यू इज क्लियर। नाउ लेट अस डिग इनटू Krebs cycle. Okay, so now what do we have? We have pyruvic acid in the cytoplasm. Pyruvic acid का फर्स्ट क्या होता है? It enters the mitochondrial matrix. Okay, so now from here आप समझ लीजिए कि ये साइटोप्लाज्म था, बाकी पूरा का पूरा जो है this is the mitochondrial matrix. So how after entering
what happens to pyruvic acid? There is an enzyme complex named pyruvate dehydrogenase. और ये कोई एक एंजाइम नहीं है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम. तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? व्हाट डज इट नीड? इट नीड्स मैग्नीशियम टू फंक्शन. ओके, फिर clear? So these are the constituents, together they come and make this complex enzyme called pyruvate dehydrogenase. And what happens? Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation. Decarboxylation मतलब क्या? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इससे निकल जाने वाला है. और ऑक्सीडेटिव जब बोल रहे हैं, इससे दिस इज गोइंग टू लूज हाइड्रोजन ऑल्सो. बिकॉज ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो जब पायरुविक एसिड इज अ 3C. तो पायरुविक एसिड जब हाइड्रोजन लूज कर रहा है, द एंजाइम इज अ डिहाइड्रोजनस. तो वहां पे हाइड्रोजन को लेने के लिए किसी को आना पड़ेगा. सो हु इज दैट गुड मॉलिक्यूल? इट इज NAD. It comes, it accepts the hydrogen released and it becomes NADH plus. H plus लिख सकते हैं या NADH2 लिख सकते हैं. Both are correct. And what is eliminated? A molecule of carbon dioxide. Clear है? So what do we have in hand? We get a 2-carbon compound called acetyl coenzyme A. This is a 2C. यानी 2-कार्बन कंपाउंड. एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल शुरू होता है. क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड द TCA, बट क्रेब्स साइकिल उसे कहा जाता है आफ्टर द साइंटिस्ट हु गेव दिस साइकिल, हैंस क्रेब्स. ओके, तो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैट्रिक्स में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहता है? oxaloacetic acid. This is a 4-carbon compound. Clear? So what is the enzyme that comes? Shall I erase this? अब इसको ऊपर उठा के लिखो, because cycle तो काफी बड़ा है. Okay, let me do that for you. तो oxaloacetic acid combines or accepts acetyl coenzyme A, and the enzyme here is citrate synthetase. A molecule of water comes and adds, and the first stable product formed is citric acid. Yeah, citrate. Okay, this is a 6-carbon compound. Clear है? Now this citrate, in presence of the enzyme aconitase, forms 2 unstable 6-carbon compound. Okay, तो उस कंपाउंड का नाम है सिस एकोनाइटेट. पहला, a molecule of water is eliminated to give rise to this, and फिर क्या होता है? फिर से ये water molecule comes and combines under the same enzyme to produce isocitrate. This is also a 6-carbon compound. So it is the same enzyme that is from here to here, it is catalyzing this step of the Krebs cycle. Ab isocitrate, which is a 6-carbon compound, this undergoes oxidative decarboxylation, but not in one step. पहले एक unstable intermediate compound बनाता है, and then it goes and makes a 5-carbon compound. So let's first look कि वो unstable compound क्या है. The unstable compound is also 6-carbon compound, and its name is oxalosuccinate.
इस स्टेप को विच एंजाइम, नाउ सी आइसोसाइट्रेट का क्या होने वाला है, एक्चुअली इट इज गोइंग टू अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ये 6C से 5C होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसको लूज करना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब साथ ही साथ ये हाइड्रोजन भी लूज करेगा, राइट? तो जहां पे भी हाइड्रोजन लूज करेगा एंजाइम का नाम क्या होने वाला है, डिहाइड्रोजनेज। सो लेट्स फर्स्ट राइट द सफिक्स डिहाइड्रोजनेज। सबस्ट्रेट क्या है, आइसोसाइट्रेट, तो डिहाइड्रोजनेज से पहले आइसोसाइट्रेट लिख दो। सो द एंजाइम इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब यहां से जो हाइड्रोजन्स निकलने वाले हैं किसी ना किसी को आके तो वो कैप्चर करना है। सो वी अगेन हैव आवर गुड ओल्ड मॉलिक्यूल NAD+। NAD+ आके वो हाइड्रोजन आयंस को कैप्चर कर ले रहा है। Now this is a 6 carbon compound but it is very unstable. Now this loses a molecule of carbon dioxide to form alpha ketoglutarate या alpha ketogluteric acid. Clear? Now alpha ketoglutarate further undergoes oxidative decarboxylation. तो होता कि what is the enzyme here? यहाँ पे जो एंजाइम है, द नेम ऑफ द इट इज नॉट वन सिंगल एंजाइम, इट इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इज अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है? सी सब जगह क्या होने वाला है, हाइड्रोजन, इट इज लूजिंग हाइड्रोजन ऑल्सो। तो हाइड्रोजन जहां भी लूज होगा एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेज होगा, आगे वाला सबस्ट्रेट का नाम उससे पहले ऐड कर दें। दिस इज हाउ द नेम ऑफ द एंजाइम्स बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, तो क्या फॉर्म कर रहे हैं ये, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? तो यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देते हैं और डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो फिर से NAD is being reduced to NADH+2. ओके, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A is converted to another सक्सिनाइल एसिड या सक्सिनेट लिखती हूं मैं, सक्सिनेट। दिस इज ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। What is the name of the enzyme? It is succinyl synthetase. Clear? Now, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। When this change is taking place, this is the place where GDP, guanosine diphosphate, is converted to guanosine triphosphate. That is also a energy molecule. तो होता क्या है, GDP gets converted to GTP. क्लियर है? अब ना तो यहाँ पे कोई ETS है, ना कोई ETC है, ना कोई लाइट है, खाली एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है। सो दिस इज ऑल्सो अ सबस्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो अ सबस्ट्रेट। तो ऐसे ही जहाँ सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट चेंज होने पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नाउ इंटरेस्टिंगली ये जो GTP बनता है, दिस इज एक्चुअली कपल्ड विद द कन्वर्शन ऑफ ADP टू ATP। तो एक्चुअली सिंथेसाइज यहाँ पे ATP ही होता है, बट पहले ये हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव सक्सिनेट। दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। नाउ दिस फॉर्म्स फ्यूमेरेट। तो दिस इज ऑल्सो अंडरगोइंग डिहाइड्रोजनेशन। तो यहां पे व्हाट इज द एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज फ्यूमरेज। सॉरी, द नेम ऑफ द एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर? अब
जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब हाइड्रोजन लूज कर रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, किसी ना किसी को आके हाइड्रोजन्स को लेना है, बट दिस टाइम इट इज नॉट NAD प्लस, इट इज FAD प्लस। सो होता क्या है, FAD plus comes and it gets reduced to FADH2. Okay, fumarate is also a 4C. मैं oxaloacetic acid को यहाँ पिला देती हूँ, OAA. Now fumarate gets converted to malate. Okay, and the enzyme that catalyzes is called fumarase. See, the name of the enzymes are actually very easy. और मैं समझा दे रही हूँ कि एंजाइम का नामकरण कैसे हो रहा है. So I do not think it should be a very big problem for you to remember. Now malate finally again goes and forms oxaloacetic acid because cycle को चलते रहना है. So here also it undergoes dehydrogenation and this is for the final time कि NAD comes and gets reduced to NADH2. Okay, and the enzyme is malate dehydrogenase. Clear है? Now students, if you have your book handy, please keep the cycle along with you and वो book खोल के रखिए. जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, please write the tips and the notes. Okay, शायद ये थोड़ा आपको clumsy लगे, but I hope I have been able to explain the breakdown at each and every step, why NAD is being reduced and how do we name the enzymes. हो गया? तो पायरुविक एसिड से शुरू करके this was a 2C, this was a 3C, ये एक 2C था, 2C से 6, 4 plus 2 6 होता है, 6 से यहाँ पे 5 होता है, 5 से ये 4 होता है, 4 ही रहता है. क्लियर है? Oxaloacetic acid is regenerated and the cycle continues. Now, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार हो रहा है पायरुविक एसिड का? So let's look here. Pyruvic acid is a 3 carbon compound. First decarboxylation यहाँ हो गया, तो decarboxylation number 1. Second decarboxylation यहाँ हो गया. Decarboxylation number 2, 2 molecules of carbon dioxide has been eliminated. Third हो गया यहाँ पे. So 3 molecules of carbon dioxide are eliminated. तो प्लीज नोट इट डाउन कि 1 Krebs cycle में there are 3 decarboxylation. Actually within the Krebs cycle there are 2. एक साइट्रेट से 5C, 5C से 2C. ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है एलिमिनेट हो रहा है, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द लिंक रिएक्शन, नॉट Krebs cycle, राइट? बट पायरुविक एसिड अंडरगोज 3 कार्बोक्सी डीकार्बोक्सिलेशन, एक Krebs cycle के बाहर, 2 Krebs cycle के अंदर. नाउ NADH2 या NAD प्लस कितनी बार रिड्यूस हो रहा है? Once, twice, thrice and 4 times. So within the Krebs cycle it is actually occurring 3 times. Please note it down, within the Krebs cycle. और एक बार जो हो रहा है that is in the link reaction. By the way, this reaction is called link reaction. Okay, so there are 4 times NAD is being reduced to produce NADH2 और FAD एक ही बार हो रहा है. क्लियर है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार हो रहा है? एक हो रहा है. नाउ ये तो था पूरा का पूरा रिएक्शन. Now if we start from the very beginning, glycolysis में क्या था? कार्बन ग्लूकोज which was a 6 carbon compound. So 1 molecule of glucose से actually 2 molecule of pyruvic acid हो रहा है. So always think कि इस पूरे साइकिल को you multiply by 2, क्योंकि 2 molecules of pyruvic acid is undergoing decarboxylation to produce 2 molecules of acetyl coenzyme है, फिर वहां से 2 molecules of citrate हो रहा है, फिर Ac2 होते जा रहा है. तो जहां पे भी you are seeing कि NAD is being reduced to NADH2 within the Krebs cycle. Okay, let's start from here. 1, 2, 3, 4. तो 4 into 2 actually 8 NADH2 is being produced.
और यहाँ पे FAD2 एक है, बट इट इज इनटू 2, सो 2 FADH2 है। क्लियर हो गया? इस हिसाब किताब को अभी अपने दिमाग में रखो, बिकॉज इसके बाद हम ETS पढ़ेंगे एंड उसके बाद वी विल डू अ कैलकुलेशन कि पूरा ब्रेकडाउन में ATP कितना सिंथेसिस होता है, एंड ड्यूरिंग दैट यू विल बी रिक्वायरिंग दिस फिगर्स। ओके, सो ये तो हो गया मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पे जब जैसे जैसे क्रेब्स साइकिल हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड लॉट ऑफ NAD इज बीइंग रिड्यूस्ड टू NADH2। अब साइकिल को वापस चलने के लिए दीज NADH2 हैज टू बी ऑक्सीडाइज्ड बैक टू NAD प्लस, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे क्या होगा, वी विल सी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कौन सा वाला ETS है, और यहाँ ये जो ब्रेकअप हो रहा है NADH2 का और FADH2 का, और इनका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, हाउ आर दे बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ETS टू प्रोड्यूस ATP। इट्स एक्चुअली वेरी इजी। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस लुक इनटू द ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है द मैट्रिक्स जहाँ पे क्रेब्स साइकिल हो रहा है। This is the inner membrane and this is the intermembrane space, and you can just think ये silver lining to be the outer membrane. Now यहाँ पे ये ETS the electron transport system is located। तो ATP synthesis होता कैसे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन च्यू it comes down और प्रोटॉन ग्रेडियंट साथ बिल्डअप होता है। जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट को बिल्डअप करने के ब्रेक करने के लिए प्रोटॉन बाहर से अंदर आता है, ATP सिंथेसिस हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है, राइट? दैट इज द ओवरव्यू। पर अब हम देखते हैं क्या हो रहा है मैट्रिक्स में। यहाँ पे द क्रेब्स साइकिल इज गोइंग ऑन। क्लियर है? इनर मेम्ब्रेन में जो ETS का स्ट्रक्चर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्सेस। Now यहाँ का ETS is more complex than the ETC you saw in cyclic and non-cyclic photophosphorylation। उसमें क्या था, उसमें सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे, बट यहाँ पे पूरा का पूरा कोई भी सा भी सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्स जब है तो इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ 3 or 4 स्ट्रक्चर्स फर्दर। ओके, तो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स के, इस ETS के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। So the first is complex 1, okay, and the enzyme associated is NADH dehydrogenase। तो complex 1 के constituents क्या है, FMN and FES। हो गया complex 1। फिर membrane पे जो इसके बाद जो complex आता है, उस complex का नाम actually complex 3 है। okay, it is just the name is complex 3। ये सीरियल वाइज पे मत जाना। एंड द एंजाइम एसोसिएटेड इज साइटोक्रोम BC1। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स पे क्या क्या एसोसिएटेड है, साइटोक्रोम B है, FES एंड साइटोक्रोम C1। ओके, देन कम्स कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 के साथ जो एंजाइम एसोसिएटेड है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज। ना स्टूडेंट्स, अभी क्रेब्स साइकिल पढ़ा है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज क्या करता है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड या सक्सिनेट से फ्यूमेरेट कैटालाइज करता है, राइट? एंड इट इज ऑल्सो रिटन हियर। तो इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, FAD एंड FES। ओके, नाउ द कॉम्प्लेक्स 4, do you see it is written here complex 4, and the enzyme associated is cytochrome C oxidase। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर there are 2 copper structures, CUA and CUB। उसके अलावा है cytochrome A and cytochrome A1। This is referred to as complex 4। Finally, this is referred to as complex 5।
कॉम्प्लेक्स 5 इज नथिंग बट द एंजाइम एटीपी सिंथेस। तो ये भी मेम्ब्रेन पे ही गढ़ा हुआ है। इसका कोई स्ट्रक्चर क्या है? इट डज नॉट फर्दर कंसिस्ट ऑफ ऐसे डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। एफ नॉट पार्ट इज द इंटीग्रल प्रोटीन और मेम्ब्रेन के बीच में बिल्कुल गढ़ा हुआ है। इट इज इंटीग्रेटेड, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। ये निकला हुआ है, दिस इज द पेरिफेरल यूनिट। F1 ये मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ है। ओके इसके अलावा इस ETS में अदर देन दिस कॉम्प्लेक्स क्या क्या है? देयर इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड यूबिक्विनॉन। ओके एंड अनदर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर साइटोक्रोम C, ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ओके ऑल क्लियर? तो नाउ लेट अस सी कि हाउ डज दिस ETS वर्क। यहाँ पे Krebs cycle is going on, a lot of NAD has been reduced to NADH2. Now NADH2 को वापस ऑक्सीडाइज करके NAD बनाना है so that the cycle keeps on going. Who is doing that reaction? NADH dehydrogenase. और जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होके NAD हो रहा है, यहाँ से क्या प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं as well as the electrons रिलीज हो रहे हैं। So from here the electron enters this complex 1, the proteinaceous complex 1. तो first ingredient क्या है? FMN. So FMN accepts the electron, then it passes the electron to FES. Clear है? Parallelly क्या हो रहा है? यहाँ से 4 हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन्स को from the inner matrix to the intermembrane space ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ओके जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउन इट रिलीजेस सम एनर्जी और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके प्रोटॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नाउ FES से दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय यूबिक्विनॉन। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये पूरे इस ETS में 2 जगह पे प्रेजेंट है। फर्स्ट इट इज प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, सेकेंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3। ओके तो इलेक्ट्रॉन का जर्नी ये आया, यूबिक्विनॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है। देन इट पासेस द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B से FES and then cytochrome C1 of complex 3। तो यहां तक अभी तक जो हमने देखा that was the journey of the electron। पर यहां पे इसने प्रोटॉन्स भी एक्सेप्ट किया हुआ है। सो प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है? इट इज पासिंग द प्रोटॉन थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स। 4 प्रोटॉन्स ये निकाल दे रहा है। क्लियर है? नाउ कॉम्प्लेक्स 3 का एसोसिएटेड एंजाइम इज साइटोक्रोम B1। अब साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन इज पास्ड हियर। दिस इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इट इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एट द सेम टाइम। ओके तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन का जर्नी शुरू हुआ था, इट केम हियर एंड नाउ इट हैज रिच्ड दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो लेट अस पॉज फॉर सम टाइम। अब हम कॉम्प्लेक्स 2 पे आते हैं ना। कॉम्प्लेक्स 2 पे क्या हो रहा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सक्सिनेट से फ्यूमेरेट हो रहा है। यहां पे रिमेंबर इट इज नॉट NADH2, इट इज FADH2 जो बन रहा है। नो दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बैक टू FAD। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिलीज हो रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग टू FAD से FES कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स 2 के FES से अगेन द इलेक्ट्रॉन पासेस टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज यूबिक्विनॉन। फिर सेम बात हो रही है, यूबिक्विनॉन जाते जाते कॉम्प्लेक्स 3 तक ले जाना है इसको, बट ये रास्ते में प्रोटॉन्स भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को वापस वही साइटोक्रोम B में दे रहा है, B से FES, FES से साइटोक्रोम C। और यहां से जो 2 प्रोटॉन्स ये रिलीज कर रहा है, इट इज गोइंग आउटसाइड।
तो ऊपर के 2 प्रोटॉन्स, नीचे के 2 प्रोटॉन्स, टोटल 4 प्रोटॉन्स इज बीइंग सेंट हियर। तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 में हम क्या देख रहे हैं? प्रोटॉन्स इधर कम हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? एंड दिस इज हाउ द ग्रेडियंट इज बीइंग बिल्ड। पॉजिटिव चार्जेस धीरे धीरे इधर बढ़ते जा रहा है और इधर कमते जा रहा है। नाउ साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया है। नाउ दिस इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये यहां से चल के कॉम्प्लेक्स 4 तक आता है। ओके, नाउ लेट अस लुक व्हाट कॉम्प्लेक्स 4 इज। कॉम्प्लेक्स 4 के साथ एसोसिएटेड एंजाइम इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। यहां पे विद इन दिस कॉम्प्लेक्स देयर आर 2 कॉपर स्ट्रक्चर्स। ये इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड हियर, देन इट फॉलोज द पाथ साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A1, कॉपर B, ये स्ट्रक्चर इस कॉपर को, एंड हियर ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जर्नी जो यहां से शुरू हुआ था, ओके, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां से ये कॉम्प्लेक्स 4 पे लाया, एंड ऑक्सीजन फाइनली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, देन इट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस द वाटर, और इस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर बोला जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी से कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज प्रोड्यूस्ड, डू यू सी कि ये पानी अल्टीमेटली कहां पे जाके प्रोड्यूस हो रहा है? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का जर्नी ऑक्सीजन पे आके खत्म होता है, विच मीन्स ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास बचा क्या? नाउ वी डोंट डील विथ इलेक्ट्रॉन्स एनीमोर, इलेक्ट्रॉन का जर्नी खत्म। लेकिन यहां पे और एक काम हो रहा है, यहां से फिर से ये 2 प्रोटॉन्स को बाहर पुश कर रहा है। नाउ लेट अस कम टू कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 सीज कि यहां पे बहुत ज्यादा प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यहां पे नेगेटिव। डू यू सी द नेगेटिव चार्जेस एंड डू यू सी द पॉजिटिव चार्जेस? नाउ इट डिसाइड्स कि इस ग्रेडियंट को अब ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करते हैं? द F0 ट्रांसफर्स 2 प्रोटॉन्स थ्रू F0 एंड देन इट पासेस टू F1, और जैसे ही ये F1 से जाता है, F1 रिवॉल्व्स और F1 के साथ ADP अटैच्ड होता है। ADP that time uses this energy to combine with inorganic phosphate to produce ATP. हो गया सब कुछ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेसिस, ऑल क्लियर? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये माइट, और इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पे जो ये एनर्जी टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये खाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से ही आ रहा होता है। सी यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे पहले ये सारे के सारे रिड्यूस हो रहे थे, राइट? सो एक बार हाइड्रोजन बन रहा है, रिलीज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ा जा रहा है, एडीपी सिंथेसिस हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा कि फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन होता कैसे और एटीपी सिंथेसिस होता कैसे है। क्लियर है? नाउ लेट अस लुक इनटू द बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कि अल्टीमेटली कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स इन दिस स्क्रीन यहां पे F0 F1 या द कॉम्प्लेक्स 5 या यू कैन से द एटीपी सिंथेस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर वो बना हुआ है। दिस इज द मेम्ब्रेन, ये आउटर साइड है, ये मैट्रिक्स है, राइट? F0 इज एम्बेडेड, यहां पे प्रोटॉन चैनल से 2 प्रोटॉन्स पास हो रहा है, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज combining to produce ATP. So for every 2 protons that is passed, 1 molecule of ATP is synthesized. Clear है? अब हम बैलेंस शीट ATP प्रोडक्शन ऑफ द एंटायर एरोबिक रेस्पिरेशन का देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कहां से हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस से। खत्म कहां पे हो रहा है? क्रेब्स साइकिल पे, राइट? और साइड बाय साइड ये ETS पे। तो लेट अस लुक कि ग्लाइकोलाइसिस पे क्या हो रहा है।
And another thing is for every NADH2 that is being oxidized, 3 molecules of ATP are produced or 2 molecules of ATP are produced. ये 3 या 2 डिपेंड करता है कि कौन सा शटल सिस्टम से इसे किया जा रहा है. ओके, नाउ दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो जस्ट आप इस सेंटेंस को जान लीजिए. एंड फॉर एवरी FADH2 that is being oxidized, 2 molecules of ATP are synthesized. क्लियर है? इसी बात को लेके अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. सो इन ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्ट ATP नेट गेन कितना हुआ था? 2 and 2 molecules of NADH2 were synthesized. अब ये 2 molecules of NADH from glycolysis they come and they undergo this ETS, right? ये माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाते हैं तो इनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है. So when 2 molecules of NADH2 are being oxidized, 2 into 3, 6. Now for this balance हम लोग 3 molecule हम लोग इस वाले हिसाब को लेके चल रहे हैं. ओके, सो 2 into 3, 6. सो यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 8. नाउ पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूस हो रहा है तब 2 molecules of NADH2 आर प्रोड्यूस्ड. अब फिर ये जब वापस ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 into 3, 6. सो 8 plus 6 कितना हो गया? 14 हो गया. Now let us come to Krebs cycle. Krebs cycle में there are 6 NADH molecules synthesized. So 6 into 3 is 18. फिर 2 molecules of FADH2 is produced here. अब 2 molecules of FADH2 when it is being oxidized back again, कितने ATP produce हो रहे हैं? 2 into 2 is 4. क्लियर? और डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ATP कितना हो रहा है यहाँ पे? 2. सो हियर वी हैव 24. 18 plus 2 is 20 plus 24 24 और ऊपर 14. सो टोटल 38 molecules of ATP are synthesized if we take this हिसाब किताब. अगर शटल सिस्टम ये हो, लेकिन अगर शटल सिस्टम अगर ये हो जाए then it becomes 36 ATP. क्लियर है? ऑल क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से यू कैन ईदर गेट 36 और 38 ATP. So students, this was all about the aerobic respiration and the number of ATP that are synthesized. इसके बाद हम देखेंगे the amphibolic pathway. Okay? So now amphibolic pathway. हम किस pathway को amphibolic बोल रहे हैं? The respiratory pathway को. Amphi मतलब क्या? Both side, दोनों, two, right? तो हम इसको amphibolic क्यों बोल रहे हैं? Now what happens is, हमने बिल्कुल पहले ही देखा था कि respiratory substrate is mostly a carbohydrate, but not only carbohydrate. Respiratory substrate fats भी हो सकता है, proteins भी हो सकता है. Clear है? So when any of these substrates are undergoing breakdown, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, राइट? तो रेस्पिरेशन को जब हम एम्फीबोलिक बोल रहे हैं, इट मीन्स व्हाट? इट कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ प्रोसेस विच गोज बोथ वेज. मतलब वो कैटाबॉलिज्म भी कर रहा है, एनाबॉलिज्म भी कर रहा है. इट इज शोइंग कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक प्रोसेसेस, एंड दैट इज वाई रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोला जाता है. बट लेट अस फर्स्ट सी कि ये एम्फीबॉलिक में से कैटाबॉलिक पाथवे क्या क्या है. ओके, फिर हम एनाबॉलिक में जाएंगे. तो कैटाबॉलिक में द सबस्ट्रेट कैन बी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. अब कार्बोहाइड्रेट सबसे कॉमन है, और सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के सबसे पहले क्या जाता है?
glucose. In most of the cases it is glucose, right? Then glucose enters glycolysis और यहाँ पे हमने एक इंटरमीडिएट कंपाउंड लिख के रखा है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ओके, क्यों लिख के रखा है? लेट अस कम टू द सबस्ट्रेट फैट्स. नाउ फैट्स कैनॉट डायरेक्टली एज फैट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन. फैट को ब्रेकअप करना है. ईदर इट कैन बी ब्रोकन इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. Now if it is broken into glycerol, glycerol first is converted to phosphoglyceraldehyde and from this point it participates in glycolysis. ये हो गया एक catabolic pathway of fat. दूसरा, अगर fatty acid हो गया है by breaking fats, then that fatty acid is first converted to acetyl coenzyme A. एंड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अंडरगोइंग क्रेब्स साइकिल, तो उसकी एंट्री यहां से होती है. तो कैटाबॉलिक पाथवे 1, कैटाबॉलिक पाथवे 2, कैटाबॉलिक पाथवे 3. क्लियर? अब हम आते हैं प्रोटीन्स पे. प्रोटीन्स भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसको पहले एमिनो एसिड्स पे ब्रेक किया जाता है. नाउ एमिनो एसिड्स कैन बी ऑन मेनी डिफरेंट टाइप्स. Those amino acids are first converted to pyruvic acid और फिर यहां से प्रोटीन का रेस्पिरेशन शुरू होता है. So this is the fourth catabolic pathway. All clear? Now ये जो मॉलिक्यूल्स है जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये खाली एज अ सबस्ट्रेट एंड ओनली फॉर कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ही नहीं होता. Many of the compounds in this entire process of respiration are also intermediates for synthesis of many other compounds. मैं वो लिस्ट अभी दे रही हूँ. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये रेस्पिरेटरी पाथवे के जो इंटरमीडिएट्स हैं, कुछ आर गोइंग डाउन द कैटाबॉलिक पाथवे और कुछ जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में खूब सारा सा हो रहा है, तो खूब सारा समय से मैक्सिमम चला जा रहा है क्रेब्स साइकिल पे, पर कुछ जाके कोई और प्रोडक्ट भी सिंथेसाइज कर रहा है. सो दैट मेक्स इट व्हाट? दैट मेक्स इट एनाबॉलिक, कि यहाँ के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से बहुत कुछ सिंथेसाइज भी हो रहा है. सो रेस्पिरेशन एज अ होल, इफ यू टेक एन ईगल्स आई व्यू, तोड़ा भी जा रहा है, जोड़ा भी जा रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, एंड दस द नेम एम्फिबॉलिक पाथवे. नाउ लेट मी इरेज दिस एंड लेट मी गिव यू अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इंटरमीडिएट्स और उनसे क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इंटरमीडिएट्स एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर या प्रिकर्सर फॉर. एसिटाइल कोएंजाइम ए, it is a raw material or precursor for carotenoids, terpenes and gibberellins. Succinyl coenzyme A for chlorophyll and cytochrome. Oxaloacetic acid for alkaloids and pyrimidines. Alpha ketoglutarate या alpha ketogluteric acid for many amino acids. Okay, तो समझ में आ गया. अब खाली एक ही टॉपिक रह जाता है which is respiratory quotient. क्वोशंट तो आप सब ने, यू ऑल नो राइट, कुछ डिवाइड करने से जो आता है दैट इज कॉल्ड द क्वोशंट. तो यहाँ पे डिवाइड क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. तो क्या है वो RQ, वो भी हम देख लेते हैं. ओके, so now the final thing, respiratory quotient. Respiratory quotient is nothing but the result of division of volume of carbon dioxide evolved and by volume of oxygen that is consumed. तो एक एक डिफरेंट सबस्ट्रेट का हम देख लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. ना कार्बोहाइड्रेट्स में क्या? द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेम है. इसी वाले रिएक्शन में जैसे देख रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग गिवन आउट. तो RQ is 6 by 6, 1. तो RQ5 for carbohydrate is going to be 1. फैट्स और प्रोटीन्स का हमेशा 1 से कम होता है. फैट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज ट्राइपाल्मिटिक एसिड
145 molecules of oxygen is consumed and 102 molecule of carbon dioxide is given out. तो RQ को अगर डिवाइड करें तो it comes to 0.7. Similarly for proteins it is 0.9. Okay? For organic acid it is always more than 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम यूटिलाइज होता है फॉर इट्स ब्रेकडाउन. लाइक दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड को जब ब्रेक डाउन किया जा रहा है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड. 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4 विच इज मोर देन 1. एनारोबिक के लिए इट इज ऑलवेज इंफिनिटी. एंड हाउ सो? ये ग्लूकोज का अगर हम अल्कोहलिक ब्रेकडाउन देख लें, इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन तो इस पे इन्वॉल्व है ही नहीं. So anything divided by 0 is what? Infinity. 2 divided by 0 is infinity. हो गया? So with this बच्चों we are done with this very important chapter respiration in plants. आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको सब समझ में आया कि नहीं? If I have been able to make everything crystal clear to you, please let me know in the comment section. And for students those who are new to my channel, please don't forget to subscribe to my channel and don't forget to give a like to this video and share it with your friends. And I'm going to see you all very soon with another video on another chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.